Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, बच्चों. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. अच्छा हाँ बच्चों, एक आपको कल का मैसेज आया होगा एक्स्ट्रा क्लास का. दैट इज मेंट ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, और मतलब जो मतलब आपका कुछ स्टार्टिंग वाला मिस हुआ है जिसमें आपको कुछ डिफिकल्टी है, ठीक है. अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है उसकी बाकियों को. मतलब सर जिन्होंने 26 मई से स्टार्ट किया था सेशन उन्होंने करना ना 26 से तो ठीक है बिल्कुल. मतलब जिन्होंने 26 से भी लेट ज्वाइन किया था उनके लिए, जिनकी मतलब फर्स्ट 2-3 क्लासेस मान लो मिस हो गए. नहीं, शायद मैम को कुछ कंफ्यूजन ना हो गई हो. बायो मैम को मैं मतलब उनसे बात कर लूंगा. बट मतलब अगर आपने 26 को किया है फिर नहीं आपको लगानी, ठीक है. सर बायो मैम ने हमें कहा था कि उन्होंने मार्च में एक सेशन स्टार्ट हुआ था, उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करवाया था, तो वो जिन्होंने मई में ज्वाइन किया था उनका वो मिस हुआ है. यस सर, तो हमने वो चैप्टर नहीं किया हुआ. नहीं, वो अभी नहीं होगा. दिस क्लास इज नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस, ठीक है. मैं मैम को क्लियर भी कर दूंगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो गई है. ओके सर. सर फिर केमिस्ट्री की भी नहीं जरूरत, क्योंकि आज तो क्लास लगी नहीं केमिस्ट्री की, पता नहीं कुछ. हाँ मतलब केमिस्ट्री की भी जरूरत बस तब है अगर आपका ये शुरू वाला जो भी आपका अभी 26 27 को अगर कुछ मिस हुआ हुआ है. हाँ उसमें काइनेमैटिक्स ही होगा, मतलब जो भी शुरू हुआ था. ओके बच्चों, क्या होमवर्क दिया था मैंने पिछली बार? So part D of exercise Part D 0.1. exercise 0.1. Acceleration. हाँ बच्चों बताओ, एक्सरसाइज 0D पार्ट. सर थर्ड क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही. थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट.
देखो क्या क्या बात कर रहे हैं उसमें. अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड कैन हैव वेरिंग वेलोसिटी. ठीक है, क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी चेंज कर रही हो. क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. किस कारण से? कब ऐसा हो सकता है बच्चों? यूनिफॉर्म So circular motion चेंज हो रही changes its direction. मतलब चाहे सर्कुलर चाहे कोई भी और केस, जब भी डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो ऐसा हो सकता है. राइट, तो इसलिए ए स्टेटमेंट इज करेक्ट. बी स्टेटमेंट, अ बॉडी कैन पोजेस जीरो एक्सेलरेशन विद नॉन जीरो वेलोसिटी. मतलब वेलोसिटी नॉन जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो. Yes, क्या sir. पॉसिबल है? Yes, sir. If it is Yes, constant. अब होगा ये When the body is moving with constant constant velocity. कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी. ठीक है, सर इस क्वेश्चन का सिर्फ ए ही आंसर है ना? नहीं नहीं देखते हैं. सी ऑप्शन, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, acceleration is uniform and motion is non-uniform. Yes, sir. Velocity is changing, but acceleration can be uniform in that case. देखो acceleration constant है, ठीक है, तो इसका मतलब acceleration तो यूनिफॉर्म ही हो गई, वो तो चेंज ही नहीं कर रही. बट अगर acceleration है तो इसका मतलब velocity तो चेंज कर रही है ना बच्चों? Yes, sir. What can we say about motion? कि motion यूनिफॉर्म हुई या नॉन यूनिफॉर्म हुई? Non-uniform. Non-uniform. अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है इसका मतलब तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही हुआ, तो इसलिए सी स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट, देन डी स्टेटमेंट, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन एंड मोशन आर नॉन यूनिफॉर्म. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक बच्चों मैं इसमें एक बात समझाना चाहता हूं आपको. डी में देखो उन्होंने ये कहा है कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है, तो अगर हम कहें कि एक्सेलरेशन एंड मोशन आर नॉन यूनिफॉर्म, तो इसमें अगर हम एक केस सोचें कि क्या पता एक्सेलरेशन जीरो, तो फिर यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी. सर बट यहाँ पर कांस्टेंट लिखे हैं, मतलब these दो केसेस यस तो सर, होंगे. मैंने जीरो में लिखा. इन्होंने नहीं, उससे भी इंपॉर्टेंट इन्होंने ये लिखा है कि इट इज नॉट कांस्टेंट. तो मतलब हो सकता है बीच में एक इंस्टेंट के लिए जीरो हो भी गई हो, उसके बाद तो चेंज करेगी अगर वो नॉट कांस्टेंट ही है. Yes, sir. Yes, sir. समझ आई बात? तो इसलिए यूनिफॉर्म वाला केस नहीं बनेगा. डी ऑप्शन समझ आ गई है ना सबको? Yes, sir. और अब एक बार सी दोबारा समझ लो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब भी कुछ भी एक्सेलरेशन है, मान लो 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, तो क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? यस, ठीक है ना. यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि भाई वो एक ही वैल्यू है उसकी, 5 ही रह रही है एक्सेलरेशन. ठीक है, और मोशन नॉन यूनिफॉर्म है. यस, क्यों? अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज कर रही है. राइट, अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुई. Yes, sir. देखो सी पार्ट क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. मैं डी पार्ट दोबारा समझा रहा हूं. इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है कि भाई बॉडी जब मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी 0 ऐसे चेंज करती जा रही है. ठीक है ना, तो मतलब चेंज करती जा रही है बार बार. तो फिर हमें कहा है कि एक्सेलरेशन एंड मोशन आर नॉन यूनिफॉर्म. तो अगर एक्सेलरेशन चेंज करती जा रही है तो बताओ क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुई या नॉन यूनिफॉर्म हुई? Non-uniform. Uniform. है ना. और अगर एक्सेलरेशन चेंज करती जा रही है तो मोशन क्या हुई? मोशन यूनिफॉर्म हुई या नॉन यूनिफॉर्म?
Non-uniform. Non-uniform. यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन चेंज कर रही है तो मतलब वेलोसिटी भी चेंज कर रही होगी। एक्सेलरेशन सारा टाइम तो जीरो नहीं रह सकती अगर वो चेंज ही कर रही है तो, Yes, sir. राइट? तो इसलिए फिर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगी। देखो बच्चों, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. यस सर। ओके। हाँ जी, एक्सरसाइज 1D पार्ट। The 10th question. यस, जब भी एक्सेलरेशन होएगी इसका मतलब है कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म, राइट? ओके, 10th क्वेश्चन देखो। When a ball is thrown upwards, its acceleration is पॉजिटिव। बच्चों एक्सेलरेशन, जिससे जब हम एक बॉल को हवा में फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन किधर को एक्ट करती है? So in opposite direction to gravity. डाउनवर्ड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड भाई एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही है, ये तो पता ही है हमें पक्का। सर यस। और हमारी साइन कन्वेंशन के हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसलिए क्या आंसर हो गया? नेगेटिव। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। ओके, अब बच्चों 11th क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन सेज acceleration of a body can be due to, ठीक है? तो ए ऑप्शन, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है? एक बार पूरी स्टेटमेंट को रीड करो। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? True. True. ए आएगा। True. ऐसे ही बी ऑप्शन को रीड करो पूरी स्टेटमेंट को। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। True. अगेन ट्रू। True. अब सी ऑप्शन को भी पूरा रीड करो। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट नॉट इन डायरेक्शन। आप में से जिन लोगों का डाउट है, मैं उसके लिए ही ये पूरी स्टेटमेंट रीड करवा रहा हूं। बेसिकली इसमें गलती क्या हो रही होगी? क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन है कि नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन सिर्फ तब होती है जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इन दो स्टेटमेंट्स में फर्क समझ रहे हो? क्वेश्चन में कौन सा लिखे थी? Yes, is only to, यहाँ पर लिखे can be to। यस सर। ये नहीं, सर उसमें लिखा है कि एक्सेलरेशन तब हो सकती है। ये देखो पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। वो कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कैन बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट नॉट इन डायरेक्शन। सर कैन बी का मतलब तो पर हो सकती है होता है ना, मतलब। हाँ, कैन बी का मतलब डेफिनेटली यही होता है कि हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ो। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट नॉट इन डायरेक्शन, इससे क्या सेंस बन रही है स्टेटमेंट की? सर कि वेलोसिटी के लिए हो सकता है पर डायरेक्शन के लिए नहीं हो सकता। हाँ, इससे तो ये निकल रहा है कि बस तभी हो सकती है जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही हो और डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो। यस सर। बट ऐसा तो नहीं है ना? बहुत थोड़ा सा ही फर्क है समझने में। सर समझ नहीं आया। देखो दो बातें हैं। एक तो ये कहना कि हम कह रहे हैं कि
एक बॉडी है, उसमें सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, क्या उस केस में एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? बताओ। सर एक और बार रिपीट कर दो। दोबारा सुनो। एक बॉडी है, उसकी सिर्फ स्पीड चेंज कर रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, क्या उस केस में एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? होगी। अगर मान लो मैं आपको यही कह रहा हूं कि बॉडी की स्पीड चेंज कर रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, तो इसका मतलब डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज कर रही है। यस सर। एक्सेलरेशन होएगी, ठीक है। वर्सेस अब मैं एक दूसरी स्टेटमेंट कहता हूं, अब ध्यान से सुनना सारे। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज के कारण होती है, डायरेक्शन चेंज के कारण नहीं होती। रॉन्ग ये स्टेटमेंट सही है? ये फॉल्स है ना? यस सर। यस सर। यस। तो वो समझना है हमें, मतलब इस क्वेश्चन में उस केस में यहाँ ये ना लिखा होता है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज ड्यू टू। यस सर, क्योंकि यहाँ पे तो कैन भी लिखा है, तो कैन बी में कोई केसेस में हो सकता है और कोई में नहीं। इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को देखो और आप देखो कि जैसे ए और बी ऑप्शंस भी हैं, तो जब ए और बी ऑप्शंस में उन्होंने सिर्फ एक लिखा है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। सी में ये लिखा है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट नॉट इन डायरेक्शन, तो यहाँ पे तो उन्होंने क्लियर ही कर दिया ना बिल्कुल। यस सर। यस सर। अगर आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दी होती, फिर आप जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल ठीक थी आपकी कि भाई एकदम क्लियर नहीं हो रहा, बट जब ए और बी ऑप्शंस भी दी गई हैं और उसके साथ सी ऑप्शन दी गई है, तो ये बात क्लियर हो रही है कि मतलब उस क्वेश्चन की क्या इंटेंट थी। सर पर अगर हम सी ऑप्शन को एक मतलब केसेस के हिसाब से ले तो फिर तो वो ठीक होना चाहिए ना, मतलब। नहीं, वही ना, अगर आप केस बना रहे हो फिर तो आप उल्टा सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि हाँ जी, कि अगर ऐसा है कि भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन होती है कि नहीं होती, फिर तो आप ये बता रहे हो। यस सर। ठीक है, मतलब इसको एक और एग्जांपल से सोचते हैं। मतलब इट इज लाइक सेइंग कि मैं कहूं कि भाई मान लो यहाँ से चंडीगढ़ जाने के हम कहें दो रास्ते हैं, कि एक रास्ता राजपुरा से है, एक रास्ता लेट से सरहंद से है। तो हम कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट है कि यहाँ से चंडीगढ़ हम वाया राजपुरा जा सकते हैं, ये ट्रू है फॉल्स है? सर ट्रू है। ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ से चंडीगढ़ हम वाया सरहंद जा सकते हैं, ट्रू है? ट्रू। स्टेटमेंट है यहाँ से चंडीगढ़ वाया राजपुरा जा सकते हैं, सरहंद नहीं जा सकते। फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स हो गई ना? यस। पर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ से चंडीगढ़ हम राजपुरा से भी जा सकते हैं और सरहंद से भी जा सकते हैं। यस बिल्कुल। तो लेकिन अगर मैंने स्टेटमेंट ही ये बोली कि यहाँ से चंडीगढ़ राजपुरा से जा सकते हैं, सरहंद से नहीं जा सकते, तो फिर तो मेरी स्टेटमेंट ये गलत हो गई ना। यस सर। तो वही बात ये सी ऑप्शन कर रही है कि भाई एक्सेलरेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज के कारण होती है, डायरेक्शन चेंज के कारण नहीं होती, तो ये कहना तो गलत हो गया ना। यस यस सर। ये वो वाली बात है जैसे मैथ्स में नहीं हम कहते थे कि एक स्टेटमेंट ट्रू है, उसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों डी ऑप्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। फॉल्स। क्योंकि मैग्नीट्यूड के कारण भी तो हो ही सकती है। सबको क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन देखो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक और डाउट आया बच्चों मेरे पास। 10th क्वेश्चन में बताओ कि अगर हम फुल जर्नी की बात करते हैं कि मतलब बॉल पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। नो,
तो भी आंसर बी आता है। भाई एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे को लगती है, बताओ, या एक्सेलरेशन बीच में ऊपर को भी लगती है? बोलो। बाद में तो Yes. हमेशा ऊपर नीचे को। तो इसका आंसर बी ही आएगा। ठीक है जी। सर बट वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है। हाँ करेक्ट। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा ना 9th में आपको गलत तरीके से पढ़ाया जाता है बच्चों, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। ये भी आगे आएगा भी, मतलब हम जब ये वर्टिकल मोशन की बात कर रहे होंगे ये आएगा, मतलब बट प्लीज अंडरस्टैंड कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इस पे नहीं डिपेंड करती कि बॉल किधर को जा रही है। एक्सेलरेशन तो हमें पता है। वॉइस लैग हो रही है। क्या कह रहे हो? आपकी बीच में वॉइस लैग हो रही थी। मेरी आवाज बच्चों आ नहीं रही क्या क्लियरली? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर। अब आ रही है सर, बीच बीच में नहीं आ रही। क्लियर है सर। हाँ जी, तो एक्सेलरेशन हमेशा नीचे को लगती है, राइट? और क्योंकि वो नीचे को लगती है इसलिए इट इज ऑलवेज नेगेटिव। यस सर। ओके, 12th क्वेश्चन में बच्चों अगेन जो गलती करोगे वो सिर्फ यूनिट्स की कर सकते हो आप। आपको एक्सेलरेशन जो है वो किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर में पूछी है, तो मतलब आप कैसे निकालोगे? मतलब आप वेलोसिटी को पुट करोगे 72 माइनस 18 और 1/20 30 को अब 37 को को आई में आवर्स कन्वर्ट में चेंज हाँ, करना तो पड़ेगा। आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 600। 60, तो इससे निकलेगा। यस, अगर बॉल बच्चों डाउनवर्ड थ्रो की होती तो भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होती, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे को ही लगती है ना। एक्सेलरेशन को इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि बॉल किधर को जा रही है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इफ इट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड तो हम उसको हमेशा नेगेटिव ही लेंगे। Excuse me, sir. यस Sir, since it is always in the downward direction, does it also mean that it is always in the left direction? नहीं नहीं, डाउनवर्ड। एक्सक्यूज मी सर। when only in something downward. is traveling in straight line. एक्सक्यूज मी सर। यस सर जब हम बॉल को, अगर कोई बॉल को ऊपर मारते हैं तो जो हम बॉल को कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर फेंकेंगे तो बॉल कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, तो तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं हो जाएगी क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है। नहीं, वही बात समझनी है। देखो आप अभी आपने खुद ही बोला कि बॉल ऊपर जा रही है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बॉल के ऊपर जाने से एक्सेलरेशन का कोई लिंक नहीं है। एक्सेलरेशन तो नीचे ही लग रही थी ना हमेशा। लेकिन जो हमने एक्सेलरेशन दी है वो तो ऊपर ही है ना। हमने एक्सेलरेशन नहीं दी, हमने वेलोसिटी दी है। ओके सर। सर एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स अर्थ ही लगती है ना हमेशा, इसलिए नीचे को है। बट सर वेलोसिटी चेंजेस भी तो होंगे। हाँ वेलोसिटी चेंजेस होंगे। फिर सर वो एक्सेलरेशन नहीं हुई। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी। देखो जब बॉल ऊपर जा रही है, देखो समझो बात, हम दो केसेस लेते हैं। अभी बॉल ऊपर जा रही है, अभी बॉल नीचे आ रही है, ठीक है जी। दोनों केसेस में ही जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो नीचे को लगती है जिसको हम जी कहते हैं।
यस सर। ठीक है, तो जो ये ना थोड़ा सा आगे आना था बच्चों वैसे टॉपिक। तो अब जो फर्स्ट केस है यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि बॉल ऊपर को जा रही है। यस सर। टू ग्रेविटी इट वुड बी नेगेटिव। ग्रेविटी किधर को है? नीचे को। नीचे उसको पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव? नेगेटिव। उसको नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड केस में बताओ बच्चों, मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ। हाँ जी, ओके। मेरे पास बच्चों क्वेश्चन आया कि व्हाई इज वेलोसिटी पॉजिटिव? बताओ। So in upward direction, negative. आपको याद है हमने क्वेश्चन किया था? एक सेकंड, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमने ये वाला देखो। यस सर। है ना, ये तो साइन कन्वेंशन है ना हमारी कि जो चीज ऊपर को है या राइट को है उसको प्लस बोलते हैं, जो चीज नीचे या लेफ्ट को है उसको नेगेटिव बोलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, जब कोई भी चीज हॉरिजॉन्टली जा रही होगी स्ट्रेट लाइन में, तो फिर एक्सीलरेशन कहाँ किस डायरेक्शन में होगी? नहीं, वो तो वहां पे गिवन होगा कि एक्सेलरेशन कैसे है। यहाँ तो हमें मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमें पता है ना कि जो ग्रेविटी है वो नीचे को लगती है, इसलिए हम वर्टिकल का बता पा रहे हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सर जब बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी रिटार्डेशन नहीं होगी इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि उसकी तो मतलब स्पीड कम हो रही है। मैंने भी तो ये लिखा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नहीं सर, तो उस लॉजिक से देखना है कि ग्रेविटी के बेसिस से देखना है? एक ही बात है, कोई फर्क ही नहीं है दोनों में। अच्छा, सेकंड केस में बताओ। सेकंड केस में बताओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्या साइन है? Velocity negative. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि बॉल नीचे को जा रही है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन तो स्टिल नीचे को ही है। Is this thing clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I'm not clear why acceleration is negative. हमारी साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर कोई भी क्वांटिटी नीचे को है तो उसको नेगेटिव बोलना है ना, कि अगर कोई भी क्वांटिटी नीचे को है या लेफ्ट को है तो हमने उसको नेगेटिव बोलना है। Yes, sir. राइट, तो क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे को है इसलिए हम उसको नेगेटिव बोल रहे हैं। सर फिर अगर वो ऊपर जाएगी
तो फिर वो पॉजिटिव होगी। नहीं सर रिटार्ड कर रही है। सी आप देखो, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। एक क्वांटिटी है वेलोसिटी और एक क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, राइट? ये दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ठीक है? वेलोसिटी हमें ये बताती है कि एक बॉडी किधर को जा रही है, ठीक है? एक्सेलरेशन हमें ये बताती है कि उस बॉडी पे धक्का किधर को लग रहा है, ठीक है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये जैसे एक बॉडी है, ये ऐसे उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर्स पर सेकेंड इधर को, एंड लेट अस से इस पे कोई पर्सन ऐसे धक्का मार रहा है, उसको पीछे को धक्का मार रहा है, ठीक है? इस केस में उस बॉडी के साथ क्या होगा? कुछ देर के बाद रुक जाएगी वो बॉडी, यस सर। यस सर। अरे यस, है ना? अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है, तो आप क्या कहोगे? पॉजिटिव, क्योंकि राइट की तरफ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ उस पे धक्का किधर को लग रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट। वही बात वर्टिकल मोशन में कि वेलोसिटी किधर को है और धक्का किधर को लग रहा है, ये दो अलग बातें हैं। Excuse क्या me, एक बात sir. समझ आती है? यस। Excuse me, sir. Sir, velocity right towards right लग रही है. हाँ, Okay, sir. यस। तो जो धक्का लगा रही है वो ग्रेविटी धक्का लगा रही है। जो एक्सेलरेशन का माइनस साइन है वो क्या बताता है? क्योंकि चेंज इन डायरेक्शन की स्पीड बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। सर बोलो। क्या सर? रिपीट करो क्वेश्चन। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो एक्सेलरेशन में जो माइनस साइन हम डालते हैं वो क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन बताता है कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, कि ये बताता है कि उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन स्टार्ट कर रही है। चेंज इन वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन पे माइनस साइन है इसका मतलब बॉडी रिटार्डेशन है। नहीं, मैंने रिटार्डेशन वर्ड तो यूज ही नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी बताती है। हाँ बच्चों, ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. यस यस सर। अगर अभी उतनी क्लियर नहीं भी हुई 100%, अभी ये फिर आएगा, ठीक है? डोंट वरी, यही सेम चीज अभी हम वर्टिकल डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ भी बच्चों अभी जो हमने पढ़ा उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। A option. ए ऑप्शन। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो मतलब बॉडी की वेलोसिटी जिधर को है, धक्का भी उधर को लग रहा है, तो वेलोसिटी को क्या होगा? बढ़ेगी। और अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इंक्रीज। वहां पे हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट है, मतलब धक्का उल्टा लग रहा है, तो वेलोसिटी को क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है जी, सबको ये क्लियर हो गया बच्चों? सर यस। यस सर। ओके। अच्छा, सी का फर्स्ट पूछ रहे हो आप प्लीज? यस सर। ओके, इसको पढ़ो। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड रिटर्न्स बैक टू द सेम पॉइंट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट?
बॉडी ने जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आ गई। तो बताओ कौन सी क्वांटिटी बच्चों जीरो होगी, कौन सी नहीं होगी? A option. एवरेज वेलोसिटी। वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई है ना, तो उससे क्या पता चला हमें कि एवरेज वेलोसिटी जीरो है ना, स्पीड नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन। तो इसमें हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? जो हमने क्लास में सीखा था, x फाइनल माइनस x इनिशियल, इससे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। और इसको जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो मतलब एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। क्या कह रहे हो? आया समझ के नहीं? सर एक बार सॉल्व करके दिखा दो। हमने, आपको ख्याल होगा, हमने क्लास में लिखा था एक रिजल्ट कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो, ये लिखा था बच्चों हमने कि x फाइनल माइनस x इनिशियल आ जाती है। यस सर। Yes. है ना? तो अब x फाइनल क्या हो जाएगा जब आप अपने इस एक्सप्रेशन में t को 4 डाल दोगे? तो a इंटू 64 प्लस b इंटू 16 प्लस c इंटू 4 प्लस t। ठीक है, x इनिशियल क्या होगा जब आप t को 0 डाल दोगे? तो वो सिर्फ d आ गया। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? सब्ट्रैक्ट करके 64a प्लस 16b प्लस 4c, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे टाइम से। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको कहा है कि पहले वो 36 किलोमीटर पर आवर से 20 मिनट्स के लिए नॉर्थवर्ड्स गई और फिर कुछ टाइम दिया हुआ है उसके लिए वेस्टवर्ड गई। तो पहले आप ये निकाल लोगे कि वो नॉर्थवर्ड उसने कितना ट्रैवल किया। तो वो कैसे निकलेगा? 36 इंटू 20/60, कितने किलोमीटर हो गया। फिर कितना वेस्टवर्ड्स गई? तो ये 36 इंटू, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 25/3 इंटू 60, तो ये बन गया। तो यही, इसको आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। इस डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ओके बच्चों, मैं एक बार ये फिर से समझा रहा हूँ। कुछ लोगों ने पूछा है, जो ये वाला था सी पार्ट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जब हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन की एक फिक्स्ड वैल्यू है। लेट अस से वो वैल्यू कुछ 5 है ना, तो वो हमेशा वो वैल्यू 5 है। ठीक है, तो क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुई? यस। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा सेम रह रही है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुई। ठीक है, अब क्या मोशन यूनिफॉर्म हुई कि नहीं हुई? हम मोशन का बच्चों देखो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म होना तो सीधा पता चल जाता है एक्सेलरेशन की वैल्यू से ही कि वो कांस्टेंट है कि नहीं है।
बट जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, मोशन का यूनिफॉर्म होना या ना होना? वेलोसिटी। वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज कर रही है। अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो इसका मतलब वो कैसी मोशन हुई? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इसका बी पार्ट, a body can possess zero acceleration with non-zero velocity। तो हाँ, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी नॉन जीरो है लेकिन कांस्टेंट है, तो फिर एक्सेलरेशन जीरो होगी। यस तो इसलिए बी आ गया। सी में यस, एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, बट वो एक स्पेशल केस बनेगा, है ना। अदरवाइज तो बाकी सब केसेस में तो मतलब उसकी कुछ ना कुछ और वैल्यू ही होगी ना। तो इसलिए हम मतलब सिर्फ उस केस के बेसिस पे नहीं मार्क करते। ठीक है दिव्या, क्लियर हुआ? सर अगर हम उस केस को कंसीडर कर रहे हैं फिर तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट भी हो सकता है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि बॉडी इज मूविंग, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? मतलब आप जब हम कहते हैं बॉडी मूव कर रही है तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये होता है कि वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। हम ये नहीं कहते ना कि मूविंग पे जीरो वेलोसिटी। यस सर। समझो? तो इसी तरीके से जब हम यहाँ कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो उसका मतलब है कि भाई कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट। मतलब जो आप कह रहे हो वो ठीक है, बट मतलब मैं आपको उस तरह से बता रहा हूँ कि जैसे हम जनरली क्वेश्चंस में मानते हैं। ओके सर। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी बस यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको। आपको वैल्यू मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में पूछी है, जो वेलोसिटीज दी हैं वो किलोमीटर्स पर आवर में दी हैं, तो उनको बस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके फिर निकालो तो उससे आ जाएगा। ठीक है दक्ष? यस सर। तो बच्चों देखो, हमने ये पॉइंट लिखा था ना पिछली बार की डायरेक्शन किसके अलोंग होती है? फोर्स के अलोंग होती है, एक्सेलरेशन की। तो जो अभी हम वो क्वेश्चन कर रहे थे ग्रेविटी वाला, बताओ ग्रेविटी वाली फोर्स किधर को लगती है बॉडी पे? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ही लगती है हमेशा, है ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है और हेंस वो नेगेटिव। सर ऊपर पे ये भी तो लिखा है चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं लिखा है ना। इसीलिए मैंने ये लिखवाया था अलोंग फोर्स, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हमें एकदम समझ नहीं आता कि वो कौन सी डायरेक्शन बनी। ओके सर। हाँ अर्जा। Sir, force means gravitational force. नहीं, force can be any force. Gravitational force is a type of force. Yes, sir. But फिर सर हम बॉल को भी तो फोर्स के साथ ही ऊपर फेंक रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, एक बात समझो। जब हमने बॉल को फेंक दिया, क्या उस टाइम पे हमने बॉल पे कोई फोर्स लगाई हुई है? जब फेंक दिया हवा में है जब बॉल? नो सर। तब तो बॉल के पास सिर्फ वेलोसिटी है, तब फोर्स नहीं है। ओके सर। सर आपकी आवाज लैग हो रही है। ये आपके साइड पे होगा कुछ इंटरनेट का इशू, कल बाकी सबको ठीक आ रही है। क्यों बच्चों? यस सर। यस 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 सर। यस सर। ओके।
तो बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं एक्सेलरेशन का केस विच इज नोन एज रिटार्डेशन. एक्सक्यूज मी सर. यस सर वो मैंने पूछना था कि सपोज एक बॉडी मतलब स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो हम उसमें अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम साइंस यूज करके निकाल सकते हैं? मतलब वो गलत तो नहीं आएगा फिर? मतलब कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह? मतलब क्या? कि सपोज एक बॉडी पहले 6 मीटर टुवर्ड्स राइट जा रही है, फिर वो 10 मीटर्स टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है, फिर वो 5 मीटर्स टुवर्ड्स राइट जा रही है, तो हम 6 - 10 + 5 कर कैसे? हाँ हाँ बिल्कुल, तो उससे साइन के साथ फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. ओके सर. सर और ये पूछना था कि जैसे हम राइट मतलब जो डायरेक्शंस होती हैं उसको हम एज सपोज नॉर्थ को हम एज पॉजिटिव लेते हैं, तो मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स को भी हम पॉजिटिव लेते हैं, तो दोनों में तो वो सिर्फ अभी के लिए है, आगे हम देखेंगे कि हम एक चैप्टर पढ़ते हैं वेक्टर्स, तो फिर उसके बाद हम सारी डायरेक्शंस को अलग अलग कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. ओके सर, थैंक यू. ओके बच्चों मुझे बताओ रिटार्ड वर्ड का. अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ना मेरी नॉन मेडिकल में थी क्लास, तो जिनके कैमराज ऑन नहीं थे सबको मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया था, वैसे ही बस बता रहा हूँ, ठीक है? ये क्या आप क्यों कर रहे हो ऑन? मैं तो नॉन मेडिकल का बता रहा हूँ. ओके चलो, हाँ बच्चों अब बताओ रिटार्ड वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है बच्चों, किसी को पता है? कहीं पे रिटार्ड वर्ड यूज करते हैं हम इंग्लिश में? सर टू गेट स्लोअर और स्लो डाउन होना. जैसे बच्चों आपके स्पेशली आपके मेडिकल में जैसे एक टर्म यूज होती है जो शायद आपने सुनी हो, हम कहते हैं जैसे रिटार्डेड ग्रोथ, या कई बार हम बात करते हैं मेंटली रिटार्डेड. यस सर. है ना? तो उसका क्या मतलब होता है? स्लो डाउन होना. रिटार्डेड ग्रोथ मतलब किसी की ग्रोथ स्लो है, ठीक है? मेंटली रिटार्डेड मतलब जिसका माइंड प्रोबेबली औरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो चलता है, ठीक है? तो रिटार्ड वर्ड का बेसिक इंग्लिश मीनिंग होता है टू स्लो डाउन. ठीक है? तो अब फिजिक्स के कंटेक्स्ट में रिटार्डेशन का क्या मतलब हुआ कि एक बॉडी की जो स्पीड है वो कम हो रही है, ठीक है? तो जब हम फिजिक्स में बात करते हैं रिटार्डेशन, हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी की स्पीड चेंज कर सकती है ना? यस सर. तो वो ऑब्वियसली बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, ठीक है? तो रिटार्डेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन का एक स्पेशल केस है जो कि सिर्फ बॉडी की स्पीड को कम करती है, ठीक है? मतलब रिटार्डेशन इज दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द बॉडी. अंडरस्टूड? मतलब कुछ नया नहीं है, पुराना ही है, एक्सेलरेशन ही है, बस उसका एक स्पेशल केस है, ठीक है? तो ये लिख लो कि retardation is a special case of acceleration which reduces the speed
ऑफ अ बॉडी। अच्छा, एक बच्चों हम ना जूनियर क्लासेस से कई बारी हमारे माइंड में ऐसा होता है कि भाई रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ये क्लियरली लिख लो कि रिटार्डेशन does not necessarily mean, इसके वजह हम एग्जांपल भी लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं याद रखना कि भाई अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो मतलब रिटार्डेशन हो। ओके, तो हमने क्या याद रखना है, जैसे हमने अभी लिखा कि भाई रिटार्डेशन का मतलब है जहां बॉडी की स्पीड कम हो रही है। तो अब बच्चों हमें एकदम से क्लियर हो जाएगा, हमने क्योंकि आज ही समझा है भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का क्या मतलब होता है। मतलब जिस तरफ धक्का लग रहा है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है ना। तो मैं दो केसेस बनाता हूँ, देखो बिल्कुल वही फिगर है जो अभी हमने पहले बनाया था। लेट से एक बॉडी है, एक केस में 5 मीटर्स पर सेकंड से राइट को जा रही है, तो फर्स्ट केस में हम बॉडी को जो धक्का मार रहे हैं वो ऐसे मार रहे हैं, इधर को नहीं, सॉरी, हाँ ऐसे, और सेकंड केस में भी ऐसे मार रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले बहुत ही ध्यान से मुझे ये बताओ, फर्स्ट केस में वेलोसिटी का क्या साइन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या साइन है? नेगेटिव। वो क्यों? क्योंकि धक्का लेफ्ट को लग रहा है। यस सर। सेकंड केस में वेलोसिटी का क्या साइन है? नेगेटिव। बॉडी लेफ्ट को जा रही है। सेकंड केस में एक्सेलरेशन का क्या साइन है? नेगेटिव। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ कि किस केस में बॉडी स्लो हो रही है? फर्स्ट केस। सेकंड में तो नहीं हो रही स्लो बॉडी? नो सर। ओके, तो यहां से मुझे बताओ बच्चों कि हम क्या कह सकते हैं कि कब रिटार्डेशन होती है? When force acts Yeah, in body opposite slow. direction. Force and velocity are in opposite direction. अब अगर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइंस पता हैं तो आप कैसे बता सकते होगे कि बॉडी रिटार्ड कर रही है कि नहीं कर रही? Both are in opposite direction. जब दोनों के साइन अलग अलग। When both are in opposite directions, या फिर जब दोनों के Excuse me, sir. उल्टे हैं। ठीक है, हाँ जी सर सेकंड केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो लेफ्ट को लग रही है। So can you please repeat once again? कि मतलब लेफ्ट राइट या कि कब रिटार्डेशन होती है? सर कब रिटार्डेशन होती है? हाँ, तो आपको ये क्लियर हो गया कि जैसे फर्स्ट फिगर में रिटार्डेशन है, सेकंड में नहीं है। यस सर। है ना, तो फर्स्ट फिगर में आप देखो कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यस सर। है ना, वेराज सेकंड फिगर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव है। यस सर।
तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई रिटार्डेशन कब होती है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइंस जो हैं वो ऑपोजिट होते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये लिख लो बच्चों। अब हमें सही से पता चल गया है कि रिटार्डेशन कब होती है। जब velocity and acceleration have opposite signs. ठीक है बच्चों, तो इन अदर वर्ड्स अगर आपको मैं सिर्फ एक्सेलरेशन का साइन बताता हूं तो फिर तो आप बता ही नहीं सकते कि बॉडी में रिटार्डेशन हो रही है कि नहीं। ठीक है, रिटार्डेशन के लिए आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों के साइंस चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। यस, तो जैसे जब हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो दैट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे हम स्पीड कम कर रहे हैं कार की। ठीक है, जब हम पंखा बंद करते हैं तो पंखा स्लो हो रहा होता है, तो दैट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर वेलोसिटी पहले की नेगेटिव है और थोड़ी और नेगेटिव हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों नेगेटिव होंगे, तो फिर सर रिटार्डेशन उस समय क्या होगी? ओके चलो बच्चा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर से बोलो, आपने क्या बोला कि वेलोसिटी नेगेटिव है, उसका नेगेटिव का मैग्नीट्यूड और कम हो रहा है, मतलब और नेगेटिव हो रहा है, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगी, तो रिटार्डेशन होगी कि नहीं? बच्चों ये मान लो पहले एक बॉडी ऐसे जा रही थी, ठीक है, बाद में वो बॉडी ऐसे जा रही है। ठीक है, तो बताओ जी ये रिटार्डेशन है कि नहीं है? No, sir. No, No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. नहीं है, क्यों? Because स्पीड तो बढ़ रही है ना, रिटार्डेशन तो बढ़ किससे फर्क पड़ता है? स्पीड से। तो स्पीड तो बढ़ रही है, बॉडी तो फास्ट हो रही है। अगर 5 से 4 हो रही हो तो हो रही है, यस। तो सर वेलोसिटी भी उसी मान लो सर लेफ्ट वाला नेगेटिव है, तो सर वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी और तो नहीं, आप एक बात समझो, रिटार्डेशन को वेलोसिटी से नहीं फर्क पड़ता, रिटार्डेशन को स्पीड से फर्क पड़ता है। सर तो हमने जो लाइन की थी, बॉडी अंडरगोज रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, हाँ वो तो उसकी कंडीशन है, बट जब आप फिजिकली देख रहे हो कि बॉडी रिटार्ड कर रही है कि नहीं, जब हमने ये ऊपर का है कि स्लोज डाउन, तो उसका क्या मतलब है? जब उसकी स्पीड कम हो रही है। ओके सर। ओके, तो बच्चों सबको क्लियर हो गया एक्सेलरेशन रिटार्डेशन? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब बच्चों जब एक्सेलरेशन नहीं थी तब तो हमारे को वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करना आता था, है ना, कि हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? अब अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है कि बॉडी की स्पीड चेंज कर रही है या वेलोसिटी चेंज कर रही है, कुछ भी कह लो। तो हम इस केस में भी ढूंढना चाहेंगे कि बॉडी ने कितना मूव किया, कितने टाइम में मूव किया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों हम एक स्पेशल सेट ऑफ इक्वेशंस बनाते हैं
जिनको हम कहते हैं एज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिकली वही इक्वेशंस हैं जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो क्या है ये बेसिकली, देखो दीज आर a set of equations which relate the displacement, velocity, acceleration and time। ठीक है, तो इन चारों क्वांटिटीज में वो रिलेशन बता देती हैं। ठीक है बच्चों, इनको हम अभी थोड़ा सा आगे जाके प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे आई हैं। बच्चों, इन इक्वेशंस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये इक्वेशंस को आप सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये तभी आपकी हेल्प करेगी। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और मतलब मैं आपको बता रहा हूं 100% ऐसा होगा कि आप इनको गलत जगह लगाओगे। ठीक है, मतलब इनको अप्लाई करते हुए ये चेक करना बहुत जरूरी है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। ठीक है, अदरवाइज मतलब गलत आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनको अप्लाई करते हुए, ये इक्वेशंस को बच्चों हम देखो किस तरह से अप्लाई करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेटर से आप मान लो आप आईक्वेस्ट के कॉरिडोर में खड़े हो और वहां से आप कार को फ्लाईओवर के ऊपर जाता हुआ ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो भाई सबसे पहला स्टेप तो यही चेक करना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। मान लो आपको पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हम मतलब कोई भी बॉडी को हम एक ड्यूरेशन के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब उसने फ्लाईओवर पे चढ़ना शुरू किया तब से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। ठीक है, और हम आगे जाते गए, वो मतलब कार आगे जाती जा रही है। जब वो कार फ्लाईओवर से उतरी, स्टॉप वॉच बंद कर दी। ठीक है, तो आपने एक ड्यूरेशन के लिए देखा बॉडी को मूव करते हुए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये एक ड्यूरेशन के लिए अप्लाई की जाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है बच्चों, बहुत ध्यान से समझो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करनी है तो आपको एक कार की वीडियो चाहिए। ठीक है, मतलब आपको पूरी ड्यूरेशन चाहिए उसकी, कि जिसमें आप देख सको कि वो कैसे जा रही है। अगर मैं आपको कार मतलब पुल पे जाते हुए उस कार की एक फोटो दे दूं बस, तो फिर तो आपके पास सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए इंफॉर्मेशन आई है ना। फोटो तो आपको सिर्फ एक इंस्टेंट का बता रही है ना। फोटो तो आपको शायद ये बता देगी कि भाई मान लो 11:15 बजे कार कहाँ थी। बट आपको क्या चाहिए इन इक्वेशंस को अप्लाई करते हुए कि भाई पूरा 11:10 से लेकर 11:20 तक की मोशन। ठीक है, तो मतलब ये जो इक्वेशंस हैं ये पूरी की पूरी एक ड्यूरेशन के ऊपर अप्लाई होती है, एक टाइम इंटरवल के ऊपर अप्लाई होती है। क्या ये बात समझ आ रही है? ये एक इंस्टेंट पे नहीं अप्लाई हो सकती। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरा मोबाइल है
इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, आप नहीं लगा सकते। आप कैसे लगा सकते होगे? अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये मेरा मोबाइल चलना शुरू हुआ, स्टॉप वॉच ऑन कर दो, अब ये चलता 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 यहाँ तक पहुंच गया, स्टॉप वॉच बंद कर दो, तो आपके पास एक ड्यूरेशन आ गई, कोई 2 सेकंड की, 3 सेकंड की। यस सर। तो आप इसके ऊपर इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते। समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये लिखो। यस सर। यस सर। कि these equations can only be applied over a duration of time. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ ड्यूरेशन ऑफ टाइम का? कि between some initial observation to a final observation. तो बच्चों आप ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन फाइनल ऑब्जर्वेशन का मतलब समझते हो? इनिशियल मतलब जब आपने उसको फर्स्ट टाइम देखा, फाइनल मतलब जब लास्ट टाइम देखा। फाइनल मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन का फाइनल टाइम, राइट? यस सर। यस सर। अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन बच्चों क्या होती हैं फ्रॉम योर 9th क्लास? v square minus u square V square minus V is equal to U plus A. Equals to Equal to U u plus plus A. at. Is equal to UT plus half U AT plus square. सबसे पहले हम कहते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरी इक्वेशन होती है ut plus half UT at is equals to U plus half AT square. और थर्ड होती है v Square स्क्वायर minus U माइनस equals to 2AS. ठीक है जी। इनका प्रूफ बच्चों अभी थोड़ा सा आगे जाके आएगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ऐसा है, क्योंकि हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है तो हमें पता तो है कि ऐसा कुछ होता है। ओके, यहां बच्चों मुझे बताओ कि इन इक्वेशंस में व्हाट इज u? initial Initial velocity. क्या मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी? Starting when object starts Initial observation है Velocity of first object point. at initial observation. ये दो अलग बातें हैं बच्चों। देखो u का क्या मतलब है कि व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मोशन या इनिशियल ऑब्जर्वेशन वाली वेलोसिटी? initial Initial observation observation. इनिशियल ऑब्जर्वेशन वाली वेलोसिटी। ठीक है, ये ना एक्चुअली हम हमेशा कैसे याद रखते हैं u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वो मिसलीडिंग है, उससे समझ नहीं आता। हमने ऐसे याद रखना है कि u का मतलब है वेलोसिटी एट इनिशियल ऑब्जर्वेशन, कि जब हमने पहले देखा तब क्या वेलोसिटी थी। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट कब का चल रहा है, हमें इससे मतलब है कि हमने पहले कब देखा। yes. तो यहां पे बच्चों लिखो कि u का मतलब है वेलोसिटी एट इनिशियल ऑब्जर्वेशन। हाँ जी सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट करना। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? कैन बी अप्लाइड ओनली। हाँ, मतलब ये इक्वेशंस आप अप्लाई तभी कर सकते हो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हुई फिर तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। ओके सर। सिमिलरली बच्चों v का क्या मतलब हुआ? Can you give any example जब acceleration constant नहीं होती?
जैसे हम नॉर्मली जब कार चला रहे होते हैं, मान लो मैं घर से मार्केट तक गया, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, चेंज कर रही होती है। सर जैसे ट्रैफिक में कार चला रहे हैं, ट्रैफिक में कार, तो ट्रैफिक में आप कार चला रहे हो तो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, है ना। So similarly, v is velocity at final observation. t क्या होता है बच्चों? टाइम कौन सा टाइम? 344 When we see the object. time period, the time between initial and final taken. टाइम ड्यूरेशन Object फिर को देख इनिशियल रहे हैं एंड कि फाइनल ऑब्जर्व। क्या चेंजेस आ रही हैं। हाँ, टाइम कौन सा? इन दोनों ऑब्जर्वेशंस के बीच का टाइम, ठीक है, जितनी ड्यूरेशन के लिए आपने ऑब्जर्व किया है वो वाला टाइम, समझ रहे हो? सर हाँ जी सर, फिर इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन जो आपने पहला पॉइंट बताया था, मतलब ये डिराइव ही तो हो पाती है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अदरवाइज ये डिराइव ही नहीं होगी। ओके सर। एस क्या होता है बच्चों? Distance. ट्रैवल बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल ऑब्जर्वेशन। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डिस्प्लेसमेंट? When we see the observation. इन्हीं दोनों ऑब्जर्वेशंस के बीच के डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सर पर ये डिस्टेंस क्यों नहीं हो सकता? अगेन मतलब ये जो जब हम डिराइव करते हैं तो मतलब ये जो डेरिवेशन है वो एस के लिए होती है, डिस्टेंस के लिए नहीं होती। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई? तो बच्चों Yes, अब sir. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, जैसे लेटस से ऐसे ही हम एक एग्जांपल बनाते हैं। लेट से ये कार ऐसे एक फ्लाईओवर पे चढ़ के उतर रही है, ठीक है। मान लो इस तरीके की सिचुएशन है। लेट्स कॉल दीज एज ABC। बच्चों बहुत ध्यान से अब मेरा क्वेश्चन सुनना, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हम दो ऑब्जर्वेशंस के बीच में इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लो आप में से पूर्णिमा जो है उसने ऑब्जर्व किया फ्रॉम A to B, ठीक है, ध्यान से सुनना। पूर्णिमा ने ऑब्जर्व किया फ्रॉम A to B, मतलब जब कार ऊपर चढ़ रही थी। रोहन ने ऑब्जर्व किया फ्रॉम
B to C जब कार नीचे उतर रही थी। ठीक है जी, बताओ पूर्णिमा के लिए U क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। 10 है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ओके, बताओ पूर्णिमा के लिए V क्या है? मीटर पर सेकंड। 2 या 8? 2 मीटर पर सेकंड। आपको कैसे पता चला कि वो 2 है? Because observation is from A A से B मतलब अगर आपको ये बात पता थी, है ना, A to B वाली, तभी आप बता पा रहे थे ना। अगर ये सर, ना yes. पता होती फिर तो नहीं बता सकते थे आप। नो सर। ओके, चलो रोहन के लिए U क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। 2 या 10? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। रोहन के लिए V क्या है? 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अगेन ये कैसे पता चला आपको? ऑब्जर्वेशन इज B to C। क्योंकि रोहन की ऑब्जर्वेशन B to C। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है जब आप 9th में क्वेश्चंस करते थे, ठीक है, 9th में क्या होता था, सिचुएशन ही ऐसी होती थी कि वो एक ही ऑब्जर्वेशन होती थी, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था, सीधा सीधा ही होता था कि क्या U है क्या V है, इक्वेशन लगाओ आंसर आ जाता। अब जब आप 11th में क्वेश्चंस करोगे तो सिचुएशंस थोड़ी सी मुश्किल होंगी, जैसे अभी दिख रही हैं हमें। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में ये क्लियरली आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है कि भाई आप इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी दो ऑब्जर्वेशंस के बीच में लगा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हम जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने लगेंगे, हमने सबसे पहले ऐसे फिगर में लेबल करके ABC हम ये लिखेंगे कि A to B या B to C हम किसके बीच में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम ये लिख लेते हैं तो उससे हमारे को कभी भी इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी की कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम। मेरे पास 4 आंसर आए हैं अभी, पता नहीं क्या जल्दी थी। समर्थ जल्दी है क्या कि क्लास खत्म हो और जाना है कहीं? मतलब चारों गलत हैं, आराम से करो भाई।
फॉर सम रीजन 4 बड़ा फेवरेट आंसर है बहुत लोगों का। 4 नहीं है। अच्छा, लेट मी क्लैरिफाई, लेट मी हेल्प यू। 4 गलत आंसर है। सक्षम गुप्ता ठीक है, वेरी गुड। हरनूर कौर गुड। वृष्टि गुड। अमृत पॉल गुड। जसमीत कौर गुड। श्रुति, मंजोत, श्रेया गुड। विद्योत्मा, अंशिका गुड। केविन, अर्शप्रीत, आशी ठीक है। मंजोत, दिव्या, दक्ष, समायरा गुड। जसमनप्रीत ठीक है, गुड। जिन्होंने 4 आंसर निकाला था उन्होंने तो ये किया कि मतलब मैं जो पिछले आधे घंटे से मैंने समझाया सब इग्नोर्ड, सीधा 9th क्लास के मेथड से कर दिया। भूमि एक आंसर होना चाहिए। No, sir, for time 4 seconds and time 6 seconds. बिटवीन 4 and 6 है ना। Okay, sir. प्रभजिंदर गुड। जसलीन कौर ठीक है। प्रीति ठीक है। जशीन ठीक है। भूमि ठीक है।
चलो देखो बच्चों, आप ध्यान से देखना। सी 4 किनका है, सही सही बताना। जिन्होंने बिना सोचे, जो हम अभी तक करते आए हैं कि हम ज्यादा फिगर में विश्वास नहीं रखते, हम कहते हैं कि क्वेश्चन में देखो क्या वैल्यूज है और उनको फॉर्मूला में डाल दो। तो हमने कहा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन है, हमने किया s इज इक्वल टू हाफ AT² क्योंकि रेस्ट दिखा रहा था, तो ये हाफ इंटू 2 इंटू टाइम जो है 4 से 6 के बीच पे है। यही किया है, बताना जिन लोगों का 4 आया था बच्चों। कम से कम 25-30 लोगों का आया था ये आंसर। बोलो भाई। है ना। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया था, जो अभी तक आपको मतलब मैं इतनी क्लासेस से प्रोसीजर बताता आ रहा हूं। वो क्या प्रोसीजर है भाई? सबसे पहले क्या क्या है रूल नंबर 1 बच्चों? डायग्राम बनाना। फिगर बनाना। वो फिगर क्या कह रहा है कि बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया, तो वो बॉडी मान लो कुछ इस तरीके से जा रही है। उसकी एक्सेलरेशन हमें बता दी 2 है। तो जैसे ही एक्सेलरेशन कंफर्म हो गई तो पता चल गया कि हाँ जी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अब बॉडी ऐसे राइट को जा रही है, तो किसी टाइम पे वो t इक्वल टू 4 पे भी पहुंची होगी, किसी टाइम पे t इक्वल टू 6 पे भी पहुंची होगी। मैं बिल्कुल बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था सब कुछ वैसे ही करूंगा। तो ये 4 से 6 का टाइम याद करो, मैंने ऐसे ही ब्रैकेट से सिखाया था। ये टाइम है और ये वाला डिस्टेंस है जो कि हमें निकालना है। सबको फिगर क्लियर है? यस सर। यस ओके, तो अब हमें बच्चों लेबल करना चाहिए जो अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B और ये आखिरी पॉइंट को C। तो भाई ये मुझे ब्लू वाला डिस्टेंस निकालना है। ये ब्लू वाले डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? ये जो BC डिस्टेंस है, पहले हम T4 के लिए डिस्टेंस निकालेंगे, फिर T6 के लिए। हाँ तो BC डिस्टेंस क्या है कि इट इज बेसिकली AC माइनस AB, isn't it? तो अब AC डिस्टेंस निकालने के लिए हम A से C इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मैंने तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। उससे भी आंसर ठीक आ गया। U क्या है? U0 because it's starting from rest. ये तो सिर्फ एक बार UT प्लस हाफ AT² लगा के तो नहीं आ रहा होगा आंसर। सर आ रहा है आंसर 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। हाँ तो वो किया ना, माइनस किया तो सही हो। यस सर। हाँ तो वो इसलिए हुआ, देखो अभी आपको समझ आ जाएगा। अब बच्चों चलो जिनसे मैं पूछूंगा वो बताओगे मुझे। A to C के बीच में प्रणव बताओ U क्या है? फटाफट बताओ प्रणव। अनिरुद्ध? 0। इरवीन बताओ V क्या है? A to C पता नहीं है ना, अभी हमें नहीं पता। इरवीन आप ये बताओ A to C टाइम क्या है? 6 seconds. 6 सेकंड।
मिष्टी आप बताओ A to C एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो तो कांस्टेंट ही है 2, है ना? तो हमारे पास U है, A है और T है, तो इससे हम S निकाल सकते हैं। तो S जो आएगा वो AC डिस्टेंस ही आएगा, तो वो कितना बन गया? 0 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 6 स्क्वायर। ये कितना आ गया? 36 मीटर्स। करेक्ट। अब सिमिलरली A से B, महरीन बताओ A से B U क्या है? सर 0। अनन्या बताओ V क्या है? पता नहीं। T क्या है A से B? अनन्या? ओवर 4। एक्सेलरेशन क्या है A से B? भूमि? सर 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो राइट। तो अब यहां से हम जो S निकालेंगे वो कौन सा डिस्टेंस आएगा? AB। तो ये बन गया 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर, जो कि आ गया 16 मीटर। तो इसलिए जो हमारा BC डिस्टेंस है वो 36 माइनस 16 20 मीटर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। जैसे A to B में सर जो मतलब हम बस U T और A है, तो सर हम इससे वेलोसिटी निकाल के फाइनल वेलोसिटी, सर अगर हम वो B to C के लिए इनिशियल वेलोसिटी पुट करके सिंपल ऐसे निकाल दें, वो भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे बच्चों, मैं आपको कहने भी वाला था, आप घर पे ट्राई करना कि एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा अगर मुझे सीधा B to C इक्वेशंस अप्लाई करनी होती वो कैसे करता? सर पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे ना 4th सेकंड के ऊपर। हाँ, तो एक बार बच्चों ट्राई करना कि B से C में कैसे निकाल सकते हैं। बट इन एनी केस आपको 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगानी ही पड़ेगी, ठीक है? जैसे अभी हमने जो किया वो AC और AB में लगा ली, दूसरा तरीका है कि AB और BC में लगा लो, तो कोई भी 2 में तो लगानी ही पड़ेगी इक्वेशन। ओके ओके यस सर। ओके ठीक है बच्चों, दैट्स इट। थैंक यू सर। आपने बच्चों होमवर्क में एक्सरसाइज 01 का कौन सा पार्ट था? पार्ट E। E और G दोनों पार्ट करना है, ठीक है? ओके सर। ओके थैंक यू सर। चलो ओके बच्चों, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने एक बार बताया था कि डिस्टेंस और टाइम को मतलब कैसे ज्यूम करे, वो फिर से बता दो। मतलब किसको ज्यूम करना है दोनों में से? अच्छा, वो जो एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन थे, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कैसे दिया है। देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि कार ने आधा डिस्टेंस एक स्पीड से ट्रैवल किया और आधा डिस्टेंस दूसरी स्पीड से ट्रैवल किया, तो हम डिस्टेंस अज्यूम करते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि आधा टाइम एक स्पीड से ट्रैवल किया और बाकी आधा टाइम दूसरी स्पीड से ट्रैवल किया, तो हम टाइम को अज्यूम करते हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर मॉड्यूल में जी पार्ट है ही नहीं। नहीं, जी पार्ट है, वो आप कलेक्ट कर सकते हो इंस्टीट्यूट से मटेरियल। ओके सर।
Sir, actually today was my first class, so tomorrow's extra class will be like starting from the syllabus. Yes, you should attend tomorrow's class. No, sir. Actually, I was asking the syllabus that is lagged would be like taught from the starting. Yes, yes. Okay, sir. Thank you. Excuse me, sir. Yes. सर हम आपने बोला था कि जो डायरेक्शंस हैं उसके बारे में हम वेक्टर्स में पढ़ेंगे, तो हमने जो अभी साइन कन्वेंशन का प्लेन बनाया था उसमें जो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ली थी वो नॉर्थवर्ड्स के लिए ली थी या वर्टिकली अपवर्ड्स के लिए ली थी? दोनों जगह चलती है। ओके सर। एंड सर हम रिटार्डेशन को डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। हाँ वो एक ही बात। ओके सर, थैंक यू।